नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे व्याकरण का एक टॉपिक। अब हम हर रोज एक टॉपिक व्याकरण का करेंगे लिटरेचर के साथ साथ। और व्याकरण तो एस्टेट सीटेट या आप छोटे बच्चों के भी काम की है भाई। तो आज हम शुरू करते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है भाई कि व्याकरण अपने आप में ही एक वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध और प्रमाणिक बनाने के लिए कुछ नियम और तरीके निर्धारित करता है। ऐसा शास्त्र है, या आप ये लगाओ कि ऐसा एक हमारे ऊपर कंट्रोलर लगा हुआ है कि उसके नियमों को हमें मानना पड़ेगा। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा शास्त्र जो भाषा को शुद्ध और प्रामाणिक बनाने के लिए, देखो प्रामाणिक होता है, ये प्रमाणिक नहीं होता। कई लोग आम बोलचाल में हम बोल देते हैं प्रमाणिक। प्रामाणिक होता है क्योंकि प्रमाण में इक प्रत्यय जुड़ती है तो यहाँ दीर्घ हो जाता है। जैसे व्यवहारिक बोल देते हैं, लेकिन ये व्यावहारिक होता है शुद्ध। ये शुद्ध अशुद्ध में भी लिखा जाता है, पूछा जाता है कई बार। तो देखो इसको ये ऐसे नहीं होगा, बोल हम ऐसे देते हैं और कई टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं तो फिर बच्चों को भी कन्फ्यूजन रहता है। तो ये गलत है, सही है ये प्रामाणिक। और ऐसे ही जैसे व्यवहारिक बोल देते हैं तो इसको लिख भी ऐसे ही देते हैं व्यवहारिक। ये तो अशुद्ध है भाई। शुद्ध होगा, ये यहाँ दीर्घ हो जाता है इक प्रत्यय लगने पर, ये होगा व्यवहारिक। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं ना, ये व्याकरणिक अशुद्धियां हैं, इनको सुधारो। और इन अशुद्धियों के लिए ही ये बनाया गया, ये अंकुश लगाता है कि हम भाषा में अशुद्धि नहीं कर सकते। इन्होंने कुछ नियम तय किए व्याकरण, इस शास्त्र ने हमारे लिए, और उन नियमों के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। प्रामाणिकता का, भाषा के शुद्ध व प्रामाणिकता का, यहाँ देखो भाई के छूट गया। अब जैसे मैंने ऐसे करके ये ऊपर लगा दिया ना के, ये ऐसे, इसको बोलते हैं हंस पद। ऊपर करके फिर अगर छूट भी जाए कोई आपसे तो आप ऐसे ऊपर करके ऐसे लिख सकते हो, वो कुछ गलत नहीं माना जाएगा। तो शुद्ध और प्रामाणिक ज्ञान क्या है भाई? ज्ञान हो सके, एक ऐसा शास्त्र जो भाषा के शुद्ध और प्रामाणिक ज्ञान का बोध कराता है, ऐसे लिखो। ये तो है भाई व्याकरण के बारे में। अब व्याकरण है, व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के अंग है 3। हर स्कूल में छठी से लेकर, छठी से ही हम व्याकरण का अध्ययन शुरू कर देते हैं, बल्कि पहले से ही, लेकिन एक तरीके से और नियमबद्ध तरीके से छठी से स्टार्ट करते हैं भाई। लेकिन छठवीं क्लास में भी ये बताया ही नहीं जाता हमें व्याकरण के अंग। सीधा व्याकरण, ये वर्ण लिखा, वर्ण के बारे में बता दिया, नहीं। पहले इन बातों का भी हमें पता होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है भाई, ये जरूरी है। तो व्याकरण के अंग है भाई 3। अब कौन कौन से हैं ये 3 अंग? देखिए, एक तो है भाई वर्ण विचार, दूसरा है भाई शब्द विचार, और तीसरा है भाई वाक्य विचार। देखो पता है आपको वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में, लेकिन सीधे सीधे अगर आपसे पूछ लिया जाए ना व्याकरण के कितने अंग हैं, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं, किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो शुरू, ये छोटी छोटी बातें पहले पता होनी चाहिए। अब आज का हमारा अध्ययन का विषय है भाई वर्ण विचार। अब आगे वो बाद में करेंगे। तो आज
का हमारा विषय होगा भाई वर्ण विचार। आप लोगों की शिकायत है सबकी कि मैम आगे से नहीं हटती, दिखाई नहीं देता कुछ, तो आज मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। साथ साथ आप लिखते चले भाई, अपने नोट्स बना ले अच्छे से। ये तो हर प्रतियोगिता परीक्षा भी, नेट, ये एसटेट में भी, सीटेट में भी, और भाई बच्चों के लिए तो है ही उपयोगी ये। तो बड़ों के साथ साथ कुछ बच्चों के लिए भी जरूरी है करना। अब वर्ण देखते हैं भाई। व्याकरण में आज का हमारा विषय क्या है भाई? वर्ण विचार। वर्ण विचार का मतलब वर्ण और विचार, यानी कि वर्ण के ऊपर आज हम विचार करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे ये है क्या। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा के बारे में सबको पता है कि भाई भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई। तो आप लिख सकते हो, या अगर आप सरल शब्दों में और भी सरल शब्दों में समझना चाहें तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें। तो भाषा की अखंडित सर्वाधिक सूक्ष्म इकाई ये है भाई वर्ण की परिभाषा। अब वर्णों के भेद देखते हैं भाई कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण के भेद हैं भाई, इससे पहले देख लेते भाई। हाँ चलो देखते हैं। स्वर और व्यंजन। अब देखो स्वर और व्यंजन, हमारी एक वर्णमाला बनती है, हर भाषा की वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा में वर्णमाला जो है वो स्वर और व्यंजन के योग से बनी हुई है भाई। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? वर्णमाला। अब जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि स्वर तो कि कहीं कहीं से जोड़ दें, पहले क उठा लिया, फिर ए उठा लिया, फिर है उठा लिया, ये नहीं है। एक व्यवस्थित क्रम होता है। तो वर्णमाला लिख लीजिए। वर्णमाला क्या है भाई? वर्ण मतलब वर्ण सबसे छोटी इकाई, अभी बताया। माला यानी कि एक माला बना दी गई। देखो फूलों की माला बना देते हैं, विभिन्न फूलों को एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ देते हैं तो वो माला बन जाती है। या मोती की माला, कैसी भी माला समझते हो आप। तो ये वर्ण प्लस माला दो शब्दों से मिलकर बनी। और है क्या ये? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं भाई। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला किसे कहते हैं भी? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। आप आगे लिख लेना, आप पूरा लिख लेना आगे। वर्णमाला हो गई। अब वर्णमाला में, हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं और उनको हम एक व्यवस्थित तरीके से देखेंगे। ठीक है। अब देखो स्वर और व्यंजन के बारे में फिर अलग अलग देखेंगे आगे। पहले हम पूरी वर्णमाला देखते हैं, क्योंकि वर्णमाला में भी दिक्कत रहती है, बड़े बड़ों को भी रहती है, बच्चों को तो खैर सीखनी ही है। अब एक है भाई स्वर और एक व्यंजन, इन दोनों से मिलकर बनी है वर्णमाला। तो इन दोनों को देखने के लिए ही, दोनों को साथ में व्यवस्थित रूप में लिख लेंगे तो वर्णमाला बन जाएगी। सबसे पहले हम लिखते हैं स्वर। अब स्वर आखिर है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो स्वर क्या है कि भाई जिनको बोलने में है ना किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी कि अबाध गति से वायु बाहर निकलती है। सब पता है आपको, स्वर की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। अब हिंदी में स्वर कितने हैं भाई? तो अगर सीधा सीधा आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में स्वर कितने हैं, तो आपको बताने हैं 11। और व्यंजन पूछे तो कितने बताने हैं भाई? 33। लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता गया वर्णों में, और अलग से कुछ संयुक्त अक्षर और कहीं से आगत ध्वनियां जोड़ जोड़ के हमने वर्णों की संख्या जो है ना
वो ज़्यादा बना लिया। आज हमारे वर्तमान में जो स्वरों की वर्णों की संख्या है वो है भाई 52। पहले हम करते हैं मूल वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन थे। अब ये 11 कौन कौन से हैं तो देखिए, सबसे पहले ए, आ, ई, ऊ और री। फिर है भाई ए, आई और यहां लिख देते हैं भाई ओ और आउ। अब देखो इनको तो हम मानते हैं भाई स्वर, लेकिन इनके साथ आपने देखा होगा दो और लिखे रहते हैं, ये वाले अंग बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं ए। ये दोनों भी मिलते हैं, लेकिन ये स्वर नहीं है भाई। स्वर तो पूछेंगे तो 11, और देखो 11 तो आप काउंट करो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये क्या है फिर, इनका एक अलग से नाम दिया गया है अयोगवा। अयोगवा यानी कि ये न तो इनके स्वरों के साथ गिने जाते हैं और न ही व्यंजनों के साथ गिने जाते हैं, लेकिन हमें हमारी हिंदी भाषा में जरूरत महसूस हुई इसलिए इनको जोड़ लिया गया। अब आगे देखते हैं भी व्यंजन। व्यंजन मैंने कितने बताए भाई, व्यंजन बताए 33। कैसे मैं तक होते हैं भी 25 स्पर्श व्यंजन जिनको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो देखो 5 वर्ग होते हैं भाई, क वर्ग है, फिर च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग। ये तो वर्ग बना दिए भाई। इसके आगे फिर लिखते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, और फिर लिखते हैं भाई हम ऊष्म व्यंजन। ये हमारी वर्णमाला है। अब देखो इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं भाई। क है, ख, ग, ख और अंग बोलते हैं। और एक इसकी याद रखना भाई कि आप लोग क्या करते हो, ऐसे लिख के ऐसे लगाते हैं। बड़े बड़े मैंने टीचर्स भी देखे हैं जो पढ़ाने वाले हैं, हिंदी के अध्यापक भी ऐसे लिख देते हैं। ये नहीं है, ये अंग ऐसे लिखा जाता है। ये तो उच्छित व्यंजन फिर बाद में जोड़ेंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। यही बताती चल रही हूँ जहां से आपके गलती होने की संभावना होती है उनको। और च वर्ग में देखिए च है, छ देखो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे लगाना जरूरी, क्योंकि हमारी हिंदी में खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। विशेषता है ये हमारी देवनागरी लिपि की। झ, अब देखो झ ऐसे लिख दिया, लेकिन कई बार ऐसे भी लिखा मिलता है आपको। जैसे स्टेशन है झाड़ली स्टेशन, ऐसे लिखा हुआ है अभी वो झ वहां ऐसे, लेकिन ये तो गलत है भाई। ये तो अमानक है, मानक ध्वनि ये है। वो अशुद्धता में वैसे लिख सकते हो आप, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से वो अशुद्ध है। हम पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के लिए वो अशुद्ध है। वैसे तो अब लिखा है, वो अब भी लिखा हुआ है, ऐसा लिखा रहेगा च, छ, ज, झ और ये है य। ट वर्ग में क्या है भाई, ट है, ठ है, ड है, ढ। देखिए फिर से आ गया वही। आप ढ कैसे लिख देते हो, ऐसे और ऐसे बिंदी नीचे, नहीं ये गलत है। ऐसे है भाई, ये ऐसे लिखा जाएगा, ये आगे आएगा, इसके बारे में भी बताएंगे अलग से। त, थ, द, ध और न।
फिर पै वर्ग में है भाई पै है, फै है, बै, भै और मैं। अब अंतस्थ व्यंजन देखिए भी कौन कौन से हैं। ये तो हमारे हो गए भी वर्ग जो हमने बांटे थे, यानी कि कै से लेकर मैं तक, ये हैं, ये 25 हो गए भाई हमारे, और इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हो गए भाई? य, रै, लै और वै, ये हो गए भाई अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन से हो गए भाई? अब देखो इसमें कर्म भी होना चाहिए, से है बोल देते हैं भाई और बात खत्म। ये नहीं पता अब 3 से है तो कौन सा पहले आएगा। तो देखो पहले सबसे पहले आएगा ये वाला से, फिर ये वाला से आएगा, और फिर ये दंत से आएगा, और फिर है ये कर्म, ये है भाई। अब ये तो जो मैंने लिखे हैं ना, अगर इनको छोड़ दे हम दोनों को, और ये स्वर और व्यंजन ये टोटल मिला के हो गए भाई 33 ये हैं और 11 ये हैं, तो ये हो गए भाई कुल वर्णों की संख्या। अब यहां हो गई 44, ये 44 हो गई भी हमारी जो मूल वर्णमाला। मूल का मतलब होता है भाई जड़, या जिसके उत्पत्ति का हमें पता ही न हो, आ गई वो, उसकी कोई मतलब उसकी किसी चीज से उत्पत्ति नहीं है, वो तो मूल चीज है, उससे आगे उत्पत्ति होना शुरू होगा। तो मूल व्याकरण में या मौलिक व्याकरण अगर पूछे हमारी वर्णमाला जो बनी, उसमें मौलिक वर्णमाला में वर्णों की संख्या थी 44। एक तो देखो ये क्वेश्चन बनता है यहां से। दूसरा है कि वर्तमान में हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो है भाई कितनी, ये तो है भाई, यहां लिख देती हूं मैं, मौलिक वर्णमाला में वर्णों की संख्या, मौलिक वर्णमाला यानी कि जो मूल रूप से पहले बनाई गई थी उसमें तो थी भाई ये 44। और वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए, वर्तमान में वर्णों की संख्या तो कितनी है भाई, तो है भाई 52। अब वो कौन कौन से काउंट करते हैं भाई, पूरे 52 होने चाहिए, तो पहले 2 तो ये जोड़ दिए, और इसमें आओ भाई ये जो टै वर्ग है ना, इस टै वर्ग वाली में ही उच्छिप्त व्यंजन जोड़े गए 2, ये जोड़ेगा भी, जिसके नीचे आप लगा देते हो ना भ्रम से, जिसको अड़े बोल देते हो और कै वाली लाइन में लिख देते हो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों, और इनका नाम है भाई उच्छिप्त व्यंजन। शायद दिखाई पता नहीं देगा या नहीं, आगे लिख दूंगी कोई बात नहीं। इनका नाम है भाई, देखो यहां लिखती हूं, इनका नाम है उच्छिप्त व्यंजन, और इन्हीं को बोलते हैं भाई द्विगुण व्यंजन भी, द्विगुण व्यंजन भी और ताड़न जात व्यंजन भी बोलते हैं। इनके 2-3 नाम हैं। 2 ये जोड़ दिए गए। और अब देखो संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं ना भाई, वहां नीचे आ जाओ, पता नहीं नीचे भी दिखाई देगा या नहीं, नीचे दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये सह है भी शायद कम ही दिखाई दे रहे हैं। यहां ऊपर लिखती हूं भाई, जो ऊष्म व्यंजन थे ना वहां से शुरू करते हैं, फिर यहां लिखना। देखो ये शायद अंतस्थ व्यंजन तक तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ ऊष्म व्यंजन उसके बाद में आते हैं, अंतस्थ के बाद ऊष्म व्यंजन, और इनका कर्म पता होना जरूरी है भाई, श और श, और ये है भाई है, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। और फिर इनके बाद जो आते हैं वो होते हैं भाई संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन आप सबको पता है भाई कौन कौन से हैं, क्ष, त्रय, ग और श्रेय। अब देखो कितने हो गए, 4 ये जोड़ दिए गए, 2 स्वरों में जोड़ दिए गए थे 6, और 2 ये 8 जुड़ गए, तो हो गए ना 52। ये तो है भाई हमारी वर्णमाला। अब देखो
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, लिखना चाहो लिख सकते हो। अब हम आगे देखते हैं। लिख चुके हो? अब देखो, ये जो संयुक्त व्यंजन है भाई, संयुक्त का मतलब होता है दो, यानी कि दो से मिलके बने हैं ये। अब ये भी पता होना चाहिए फिर कैसे बने ये, किस किस से मिलके बने, क्योंकि आगे जो आप फिर वर्ण विच्छेद करेंगे ना, तो वहां आपको दिक्कत आ सकती है अगर इनके बारे में नहीं पता हो तो देखो, कै और शय, इससे मिलके तो क्या बना है भाई, क्षय। ये है स भाई, मूर्धन्य वाला स है ये, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये है ये वाला श, पेट चिरा जिसको आप बोलते हो। और इसका त्रय किसके लिए, ये तो बन गया भाई, क्षय तो बन गया इससे, और त्रय बना भाई तय और रे से मिलके क्या बना भाई, त्रय। गे किससे भी बना तो जय, और य से मिलके बन गया भाई गे, और श्रेय किससे बनकर मिला भाई, शय। ये वाला स है भाई, शय और रे मिलके क्या बन गया भाई, श्रेय। ये संयुक्त वर्णों का निर्माण ऐसे हुआ है भाई। अब आगे देखते हैं भाई हम इसके उच्चारण स्थान के बारे में, क्योंकि उच्चारण स्थान के बारे में भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी प्रश्न आते हैं और कठिनाई भी होती है, लोगों को बहुत कम याद होते हैं, मुश्किल समझते हैं। बड़े बड़े होते हैं ना, वो भी ये कहते हैं कि ये मुश्किल है मैम, ये याद नहीं होंगे, लेकिन आराम से याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान से देखो भाई, जैसे स्वर है भाई, सबसे पहले हम स्वरों का उच्चारण स्थान देखते हैं भाई। यहां लिख लीजिए आप ऊपर उच्चारण स्थान। अब स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, जैसे पहले तो सब स्वर लिख लो कौन कौन से हैं। देखो भाई, ये है स्वर हिंदी वर्णमाला में। अब देखो उच्चारण स्थान के हिसाब से क्या है कि हमारे कंठ से लेकर और ओष्ठ तक, ओष्ठ बोलते हैं होठ, कंठ से लेकर और ओष्ठ तक उच्चारण स्थान है। विभिन्न जिह्वा विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, तो उसको बोलते हैं उच्चारण स्थान। बोलते हैं ना, किसी भी शब्द को बोलने, वर्ण को या शब्द को बोलते हैं तो जीवा स्पर्श करती है ऊपर नीचे, मुंह खुलता है ना, बोलता हो ऐसे 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 ऐसे, तो ये बोलना ही है। तो आप देखो सबसे पहले क्या है, कंठ, यहाँ कंठ है सबसे पहले, और सबसे पहले भी क्या लिखा हुआ है, ए आ, तो बिल्कुल आसान है। ये तो क्या है भाई, कंठ है, यानी कि ये तो कंठ ध्वनियाँ है, कंठ से बोली जाती हैं। और फिर उसके बाद क्या आता है, कंठ के बाद आता है तालु। तालु होता है जो हमारे, जो ऊपर एक खाली जगह होती है ना, जहाँ जीवा ऊपर जाती है, खाली स्थान होता है, वो होता है तालु। तो ये क्या है भाई, तालु। तालव्य भी बोल सकते हो आप, ऊ ऊ। इसमें देखो ये क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ है, आप बोल सकते हो, ये है भाई ओष्ठ है। और री जो है ना भाई, ये है मूर्धन्य। मूर्धा क्या होती है भाई, जो दांतों के पीछे मसूड़ है जिसको आप बोलते हो ना, वो मूर्धा होती है। तो ये है भाई मूर्धन्य। कर्कश ध्वनि जो होती है ना, वो मसूड़ों के टकराती है ना जीवा, तब कर्कश ध्वनि निकलती है। अब ये बच गई भी ए आई और ओ औ। अब ये तो है देखो मूल स्वर, और ये जो है ना, ये है संयुक्त स्वर। दो स्वरों के योग, जैसे संयुक्त व्यंजन थे इसी तरह से है ये संयुक्त स्वर। तो इनको अलग से देखते हैं। यहाँ संयुक्त स्वर भी देख लो आप, ये भी याद हो जाएगा कौन कौन से हैं।
संयुक्त व्यंजन तो पढ़ चुके हैं हम, अब पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर है भाई, जैसे ए है, ये ए और ई के मेल से बनी है भाई ए, और फिर ओ जो बना है ये बना है भाई ए प्लस ऊ के योग से, ये ओ बन गया, ये ए बन गई, और आई तो फिर जैसे दो ए जुड़ गई तो फिर आई बन गई, ऐसे ही औ, ए और ओ जुड़ गया तो औ बन गया। जैसे औ कैसे बना, ए और प्लस ओ, ये तो औ बन गया। और आई कैसे बनी, ये वाली, ये बनी भाई कैसे, ए प्लस ए, ये आई बन गई। ई प्लस लिखो भाई इसमें, ए प्लस ई बन गई आई। तो अब ये क्या है, ये है भाई संयुक्त स्वर। इनका उच्चारण कैसे है, तो इनका उच्चारण तो अब अगर दो से मिल के बने हैं तो उच्चारण स्थान भी दो जगह से ही होगा। ए का उच्चारण स्थान तो क्या है भाई कंठ, और ई का क्या है तालव्य, हमने अभी देखा है। तो इसका तो क्या होगा भाई कंठ तालु, यानी कि ए और आई का, यहाँ ऊपर देखना ए और आई, देखो ए और आई का उच्चारण स्थान है भाई क्या, कंठ तालु, कंठ तालु। और ओ और औ का उच्चारण क्या है भाई, ए तो है कंठ और ऊ है ओष्ठ, तो यानी कि कंठोष्ठ। ये है भाई उच्चारण स्थान, कंठोष्ठ है भी बोल देते हैं आप। ये तो है भाई स्वरों के उच्चारण स्थान, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से एक दो बार आप लिख के देखोगे, करोगे तो आराम से आपको आ सकते हैं। अब हम करते हैं भाई व्यंजनों के उच्चारण स्थान। अब देखो भाई उच्चारण स्थान में क्या है, अब व्यंजनों के उच्चारण स्थान देखेंगे भाई हम। व्यंजनों के उच्चारण स्थान में क्या है, जैसे पहले तो ये वर्ग है ना 5, ये लिख लो भाई कै वर्ग, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगे, अभी याद हो जाएगा आपको। कै वर्ग है, ये च वर्ग है, और ये भाई ट वर्ग है, फिर तय वर्ग है, और फिर है भाई पै वर्ग। तो अब देखो पहले नंबर पे क्या, वहां क्या था कंठ, तो यहां भी कै वर्ग के आगे लिख दो कंठ, यानी कि ये कंठ है ध्वनि है, कंठ है कह सकते हो कंठ। च वर्ग क्या है तालु, दूसरे नंबर पे क्या है भाई तालव्य तालु। ट वर्ग क्या है मूर्धन्य, तीसरे नंबर पे। बिल्कुल आसान है, अगर आप थोड़ा सा वो करोगे तो ये पता होना चाहिए आपको, पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, और फिर ओष्ठ। तो अब ये तय वर्ग क्या है भाई, ये है दंत, दांत के जीवा भिड़ती है भाई इसमें, और पै वर्ग में क्या है भाई ओष्ठ है। अब देखो ये क्या है कि अब और भी बच गए, ये तो हो गए हमारे कैसे मैं तक के। अब हमारे और बच गए, जैसे अंतस्थ व्यंजन बच गए, तो अंतस्थ व्यंजन को इसको छोड़ के और यहां से शुरू कर दो, ये रे और ले, वह को रहने दो। ये मैं तरीका बता रही हूं आपको, बिल्कुल आसान। और उसमें व्यंजन को यहां से शुरू कर दो, पहले नंबर पर ये वाला से था, फिर ये वाला था, और फिर ये वाला था, और है को ऊपर ले जाओ यहां। वैसे तो है तो स्वरतंत्री से बोला जाता है, लेकिन कई बार कंठ में भी रख लेते हैं भाई, इसका अलग से उच्चारण होना चाहिए कि स्वरतंत्री से बोला जाता है। लेकिन इसमें भी कई बार पूछा गया है ये स्टेट जेबीटी के एग्जाम में, तो यहाँ से भी आ सकता है, ऐसे कंठ में भी आए तो आप मान लेना है। अगर स्वर यंत्र मुखी ऑप्शन में नहीं है, तो विकल्प में अगर आपके स्वर यंत्र मुखी नहीं है
तो आप मान सकते हो फिर कंठ में। अब देखो और क्या बच गया, वह बच गया एक। अब वह देखो, वह एकमात्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी हो जाता है भाई, कि वह एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण दो स्थानों से होता है, और सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक ही है भाई। लेकिन वह एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण दो स्थानों से होता है, और इसको क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ है भाई। वह का उच्चारण स्थान है भाई दंतोष्ठ। इस बात को याद रखना भाई, वह वाली बात को याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और भाई और तो क्या बच गया, नासिक के, नासिक के कौन सी होती है भाई, नासिक के ध्वनियाँ। अब इसको हटा देती हूँ मैं। नासिक के ध्वनियाँ होती है भाई नासिक के ध्वनियाँ होती हैं भाई, जो ये पंचम वर्ण होता है ना, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम यानी कि क ख ग घ अंग, फिर च छ ज झ य, तो ये वाले जो पंचम वर्ण है ना, पांचवें नंबर वाले, जैसे पहले तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। और पंचम वर्ण लिखने से भी अगर काम नहीं चलता तो आप लिख सकते हो, जैसे अंग है, ये है, ण है, फिर न है, और फिर मैं है। ये सब क्या है भाई, नासिक के ध्वनियाँ हैं। और एक जो वहाँ पे अयोगवा आया था ना स्वरों में, ये वाला, ये भी इसी में गिना जाता है भाई, उसका उच्चारण स्थान भी नासिक के है, जिसको अंग बोलते हो आप। ये है भाई उच्चारण स्थान। अब इससे आगे करते हैं हम कि स्वर तंत्रिका में कंपन होती है, हम बोलते हैं तब, तो उस स्वर तंत्रिका में कंपन के कारण भी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब हम वो करते हैं, वो थोड़े से ये लगाओ कि उच्च लेवल हो जाता है, तो आप जैसे पीजीटी की परीक्षा देते हो या फिर टीजीटी की, तो उसमें आ सकता है। तो आप लिख सकते हो कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के कारण व्यंजनों के भेद, व्यंजन और स्वरों के भेद दो हैं भाई। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के कारण आप लिख लेना, और वो व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं, एक तो है भाई घोष, इसी को बोल देते हैं सघोष। घोष और सघोष एक ही बात है भाई, एक तो ये है, दूसरा क्या है भाई, अघोष। अब इसमें भी देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में, क्योंकि भूल जाते हैं वो प्रथम, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय तृतीय ऐसे बताते हैं कुछ। आज मैं अभी यहाँ आपको पूरी वर्णमाला लिख के और अच्छे से सिखाऊंगी, अभी याद हो जाएगा आपको। स्वरों को तो याद करने की जरूरत नहीं, सभी स्वर सघोष होते हैं, और स्वरों को तो याद करने की जरूरत नहीं है भाई। अब व्यंजन की ओर देख लेते हैं हम कि व्यंजन में घोष और अघोष कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो व्यंजन के लिए हम ऐसे लिख लो, पहले पूरी वर्णमाला लिखनी पड़ेगी भैया, एक बार फिर से देखो, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ भाई मैं।
भाई देखो पूरी वर्णमाला मैंने लिख दी है, व्यंजन लिख दिए हैं पूरे 5 वर्गों के। अब इसमें आप यहाँ से लाइन लगा लीजिए ऐसे। ये अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बता रही हूँ भाई मैं, कि आपका ज्ञान स्थायी हो सके और आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, याद रहे। तो अब देखो यहाँ लिख लो आप अघोष, और यहाँ लिख लो भाई सघोष। यानी कि ये वाले तीनों प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा तो सघोष, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या है भाई, अघोष वर्ण है। और अघोष में भाई ये ऊष्म व्यंजन में भी शामिल कर लो भाई, तीनों श जो है ना भाई ये भी है अघोष में ही, और एक विसर्ग। विसर्ग कौन सी, देखो ये वाली, ये जो इसके पीछे लगी हुई ये विसर्ग। तो विसर्ग भी किस में है भाई, अघोष में है भाई। बाकी जो बच गए वो सब किस में है भाई, सघोष में है। अघोष याद रख लो इतने, बाकी ये रेलेवा अंतस्थ बच गए और सब बच गए वो सघोष में है, संयुक्त वर्ण बच गए। अघोष ये याद कर लो भाई, ये कुल 13 ध्वनियां होती है भाई अघोष की। अब इसी तरह से जो प्राणवायु निकलती है ना उच्चारण के दौरान, उसके आधार पर भी वर्णों के भेद किए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। 2 मिनट का, 1 मिनट का ही काम है सर बस। ये तो थे भी घोष अघोष के बारे में। और अब हम देखते हैं भी जो उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से जो प्राणवायु निकलती है, उसके आधार पर वर्णों को या व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है भाई। एक तो अल्प प्राण और एक महाप्राण। एक तो है भाई अल्प प्राण और एक है भाई महाप्राण। उसमें क्या थी, वो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के कारण, अगर कंपन है तो सघोष, और यदि कंपन नहीं हो रही है बोलते समय तो अघोष। इसी तरह से अल्प प्राण और वायु महाप्राण, यदि उच्चारण में कम समय लग रहा है, कम प्राण वायु कम निकल रही है तो अल्प प्राण, ज्यादा निकल रही है तो महाप्राण। अब ये अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से हैं, तो अल्प प्राण में लिखो भाई प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण में क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। यानी कि जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में क, तीसरा क्या है फिर क ख ग है, और पांचवा कौन सा है भाई, अंग है। इसी तरह से च वर्ग में जैसे च है, छ ज आ जाएगा फिर, और झ और फिर य। और ट वर्ग में ट है जैसे, फिर ड है, और फिर क्या है भाई, ण है। और त है जैसे त वर्ग में त थ द है और न है। और इसी तरह से प है, फिर ब है और म है। ये है भाई अल्प प्राण। और अंतस्थ व्यंजन है ना वो इसी में रखे जाएंगे भी अल्प प्राण में। अंतस्थ व्यंजनों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं भाई। अंतस्थ व्यंजन जैसे य, र, ल, व, ये भी किस में है भाई, अल्प प्राण में है। यानी कि इनको बोलते समय जो प्राणवायु है वो बहुत कम निकलती है भाई। अब महाप्राण तो देखो ये बच गए, तो आप भी अनुमान लगा सकते हो कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा बचा है भाई, दूसरा, और कौन सा बचा है, चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा भाई, महाप्राण होगा। और इसके साथ साथ क्या लिखना चाहो तो ऐसे लिखूं क्या, ये भी जैसे देखो ख है इसमें और ग घ बच गया, इसी तरह से आप लिख लेना सारे, ठीक है।
और एक फिर इसमें शामिल होंगे भाई ऊष्म व्यंजन, यानी कि तीनों श इसमें शामिल हो जाएंगे भाई। इनका कर्म याद कर लेना, ठीक है। और है भी भाई, ये सारे ऊष्म व्यंजन इसमें शामिल हो जाएंगे महाप्राण में। अब देखो कई बार कैसे पूछते हैं कि ऐसे पूछ लेते हैं कि यहाँ बता देती हूँ, दिखाई दे रहा है सर यहाँ, देखो यहाँ बता देती हूँ भाई। जैसे पूछ लिया कि अब तो ये आपके सामने है तो आप बता सकते हो, अगर जैसे ऐसे पूछ लिया जाए कि ख बताओ अल्प प्राण है या महाप्राण, ड बताओ, प बताओ, ऐसे कुछ भी लिख दिया जाए, क्ष बताओ ये अल्प प्राण है या महाप्राण है, कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, आप विदित हैं इस बात से। तो हम इसको सीखने में अंग्रेजी भाषा की सहायता ले सकते हैं। जैसे हम अगर के को लिखेंगे, हम अगर कै को इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिख देते हैं कै का अगर कोई उच्चारण होगा तो के लिखते हैं, और ख का लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, के एच। दो, यानी कि दो, जहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के दो वर्णों का इस्तेमाल किया तो वो क्या है, महाप्राण। और अगर एक का उच्चारण, एक के लिए एक ही वर्ण आया तो फिर वो क्या, अल्प प्राण। ये आपकी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आप इस प्रकार इन हर चीज को लिख के देख सकते हो। जैसे आ गया, अब कोई भी ड है तो इसको डी, ये तो एक है तो अल्प प्राण हो गया। पै के लिए पी लिख देते हैं, क्षय, ये देखो। अब इसके लिए मुझे नहीं पता इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, लेकिन ये महाप्राण है, क्योंकि इसको लिखने के लिए इंग्लिश के शायद 2-3 वर्णों की जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये है भाई हमारे आज का वर्णमाला का टॉपिक, जो आपको मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो और बेहतरीन प्रयास किया जाएगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।